हेलो, इधर देखो ना, आज भी एक आगो एब्सेंट है। चलो देखो इधर। तो ये जो है वो आपका हम बताए थे कि शियर क्या होता है, शियर में फेल्यूर कैसे होते हैं, डायगोनल टेंशन क्या होता है, डायगोनल कंप्रेशन क्या होता है, ये बताए थे। जो शियर आपका जो होता है वो सेकेंडरी पैरामीटर होता है। पहले हम किस चीज़ के लिए डिजाइन करते हैं, तो पहले जो हम डिजाइन करते हैं वो आपका जो डिजाइन करते हैं वो हम फ्लेक्सुरल के लिए डिजाइन करते हैं। किसके लिए डिजाइन करते हैं? बेंडिंग में फेल नहीं हो। जब हम बेंडिंग में डिजाइन कर लेते हैं उसके बाद फिर हम किस में डिजाइन करते हैं? शियर में डिजाइन करते हैं। तो शियर हमारा सेकेंडरी पैरामीटर होता है डिजाइन करने का। कोई भी स्ट्रक्चर को हम डायरेक्ट शियर में डिजाइन नहीं कर सकते। पहला हमें किस चीज को डिजाइन करना पड़ेगा? बेंडिंग में। जब बेंडिंग का डिजाइन हो गया तो शियर में डिजाइन करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो जो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है, तो जब रेनफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड टू अवॉइड शियर फेल्यूर, हम बताए थे कि वैसा स्टील जो शियर में आपको फेल होने से बचाए वहां पर जो प्रोवाइड करते वो हमारा शियर रेनफोर्समेंट होता है, ठीक है। इन बीम में अगर देखा जाए तो डोमिनेशन ऑफ शियर इज ऑब्जर्व नियर द सपोर्ट। बताए थे कि सपोर्ट के पास सबसे ज्यादा आपका शियर होता है और बाकी वह मिडिल में आपका कम होता है, ठीक है। मिडिल में जो क्रैकिंग होता है वो किसकी वजह से होता है? तो बेंडिंग की वजह की होता है। आपका सपोर्ट के पास शियर की वजह से, और बीच में जो होता है वो आपका दोनों की वजह से, शियर की वजह से भी और बेंडिंग की वजह से भी। आर अंडरस्टूड? तो देखिए आरसीसी स्ट्रक्चर में आपका, तुम वीडियो जाकर के देख लेना, ठीक है, जरूरी से। अरे जब तुम लोग क्लास नहीं छोड़ देते हो तो वीडियो देख काहे नहीं लेती है? मम्मी वाला पे ओटीपी जा रहा था तो क्या दिक्कत है? मम्मी को बोलती कि ओटीपी बताइए। कॉल नहीं रिसीव करी तो 24 घंटा से तुम बात ना किए मम्मी से। झूठ पे झूठ। और मतलब रोज ओटीपी जाता है कि एक और मोबाइल में हो गया बस ओटीपी खत्म। बहाना, एक्सक्यूज में कह बोलते रहता है रे। चलिए, तो आपका शियर किसकी वजह से आता है? तो बेंडिंग की वजह से भी आ सकता है, टॉर्सन की वजह से भी आता है, ठीक है। शियर आपका टॉर्सन की वजह से, जब आपका बीम क्या होता है ऐसे उठाने लगता है, उसकी वजह से जब आपका लैटरल लोड लगने लगता है तब। अगला देखते हैं। चलिए आपको हम एक चीज बता दें, अगर आप सीमेंट कंक्रीट पढ़ रहे हो तो आपका जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप होता है। रेक्टेंगुलर शेप के लिए आप शियर फोर्स बनाए होगे। देखो जब तुम बनाए होगे ना तो पढ़े होगे शियर स्ट्रेस डायग्राम, तो आपको एक चीज पता होगा कि मैक्सिमम जो शियर होता है वो आपका मिडिल में होता है। शियर पढ़े होगे ना, कुछ याद है सॉम में? तो मैक्सिमम शियर जो होता है वो आपका मिडिल में होता है और मिनिमम जो होता है वो 0 यहाँ पास होता है। लेकिन बेंडिंग की बात करें तो बेंडिंग स्ट्रेस ऊपर में सबसे ज़्यादा होता है और मिडिल में कम होता है। तो जहाँ पर बेंडिंग ज़्यादा वहाँ पर शियर क्या होता है आपका? मैक्सिमम। अरे पढ़े थे ना सॉम में, ये सब याद कुछ है? इधर को नहीं याद होगा क्योंकि सॉम पढ़ी थी। याद है? पास हो गई थी? वाह, ये चलो हमको भी टैलेंट बता देना ऐसा ही कैसे पास हो जिया जाता है। चलिए, अरे सिखा देना हमको भी यार, काहे लो पढ़ते। तो ये चीज जो है वो आपका शियर में इस प्रकार। तो आपको एवरेज हम कैसे निकालते हैं पता है शियर का? अरे एवरेज स्ट्रेस कैसे निकालते हैं हम? एवरेज जो स्ट्रेस निकल करके आता है VU अपॉन में BD, यही होता है ना। एवरेज आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं वो एक्चुअली में एवरेज स्ट्रेस आता है। अगर यहाँ से मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम के लिए अलग से निकल के आता था ना, तो ये आपका एक अलग से फैक्टर आता था भी। तो सिग्मा आपका जो मैक्सिमम मतलब कि आपका जो टॉ मैक्स आता है वो आपका 1.5 इंटू में टॉ एवरेज ये आता था। ऐसा सब पढ़े हो गए सॉम में, ठीक है। तुम लोग तो ऐसा ही पास कर गई है, ठीक है। अरे नहीं, यहाँ से हम नहीं बता सकते हैं ना क्योंकि ये बहुत बड़ा फॉर्मूला डिराइव्ड होता है, ठीक है। तो वो आपको सॉम में पढ़ना था, यहाँ नहीं पढ़ना। यहाँ तो हम बता रहे हैं कि आपका ऐसे डायग्राम बनता है, यहाँ हम सॉम पढ़ाने लगेंगे। तुमको अगर नहीं होगा तो हम चालू करेंगे वहाँ पर सॉम, ठीक है। बैठ जाना, बस ये तुमको समझने के लिए, तो इसको तुम समझो, ठीक है। तो पीछे का तो ये चीज़ आपको है। तो ये चीज़ जब तुम देखोगे, ठीक है, ये जब तुम देखोगे तो यहाँ से आप ये समझना
कि जब मतलब कि आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो बताए थे, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनाए के, फिर उसके बाद फिर इसका जो बनेगा वो आपका ऐसा पैराबोलिक बनता है, वो आप बस ये याद रखना, आपको कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आपका सीयर, तो ये आपका कहाँ था, जब ये पीसीसी पूरा था तब। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर आप आरसीसी लोगे, तो ध्यान से सुनो, अगर आरसीसी लोगे तो नीचे में तो कंक्रीट रहवे नहीं करता है। अरे न्यूट्रल एक्सिस में नीचे में कंक्रीट रहता है, नहीं रहता। तो जब नीचे में कंक्रीट रहवे नहीं करेगा तो यहाँ तक डायग्राम बनता है, इसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, कुछ है ही नहीं। यहाँ तक क्या हो जाता है, कांस्टेंट। जो आपका सीयर यहाँ है तो वहाँ तक आपका पूरा कांस्टेंट कर देते हैं, क्योंकि नीचे में कुछ है ही नहीं, कंक्रीट है नीचे में नहीं है, तो आपका हम कांस्टेंट कर देते हैं और बाकी जो सीयर आएगा वो आपका रेनफोर्समेंट कराता है। यहाँ तक मैक्सिमम ये है। और आपको ये बताए थे बेंडिंग स्ट्रेस बनाने के लिए, अरे तो बताए थे ना, तो बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर ये क्या था आपका कम था। अरे ए डायग्राम बनाए थे, हाँ देखना स्ट्रेस डायग्राम, तो ए आपका बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम था और ए आपका जो है वो सीयर का। तो देखो यहाँ पर जो सीयर में जो हमारा डायग्राम बनता है, अरे पहले भी पढ़े होगे यार, सीयर में जो हमारा डायग्राम बनता है वो ऐसा बनता है, ठीक है, वो ऐसा बनता है हमें। तो यहाँ पर तो कंक्रीट है नहीं, ठीक है, कंक्रीट तो ऊपर में है, और फिर आपका सीयर किसका बनेगा, तो स्टील का बनेगा। इधर तो है नहीं, तो ई वाला जो हम पोर्शन होता है ना, इसको हम मिटा देते हैं, इसको जो ये जो तुम पोर्शन देख रहे हो ना, ये वाला, तो ये हम मिटा देते हैं, यहाँ तक ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि नीचे है ही नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर यहाँ से आपका कांस्टेंट चला जाता, और कुछ नहीं है आपका, ये बता रहे थे। तो ये आपका कोडल प्रोविजन है कि यहाँ से आपका कंक्रीट नहीं है, तो इधर तो आपका कुछ है ही नहीं, तो आप इसको हटा दीजिए, सिर्फ ऊपर वाला आधा वाला पार्ट को लीजिए, तो ये आपका डायग्राम, तो ये जो है वो आपका इस प्रकार से डायग्राम बन जाता। ये आपका शियर स्ट्रेस, ये डायग्राम का काम नहीं है, कुछ भी नहीं। चलिए बात यहाँ पर ए समझना नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ खाली आप यहाँ से ये ध्यान रखिए कि जो शियर स्ट्रेस जो डायग्राम बनता है वो आपका यहाँ से लेकर के न्यूट्रल एक्सिस तक पैराबोलिक रहता है, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे आपका रेक्टेंगुलर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, अगर आप बेंडिंग स्ट्रेस का, तो यहाँ से आपका कुछ पार्ट तक रेक्टेंगुलर था, फिर आपका पैराबोलिक था। और एक चीज याद रखना कि शियर जो मैक्सिमम होता है वो आपका मिडिल में होता है, और आपका बेंडिंग जो मैक्सिमम होता है वो आपका टॉप पे होता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए, कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो है वो बेसिक बातें हैं, जो बात था वो यहाँ था, कल आया था ना, चलो तो कल आया था तो अब समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर बताए थे आपका कि जो क्रैकिंग होता है स्ट्रक्चर पे, जो शियर क्रैक होता है, जब इसको टेस्ट किया जाए तो देखो इधर, अरे छोड़ो, जब शियर का जब क्रैकिंग होता है तो आपको हम बताए थे कि इस प्रकार से यहाँ पर क्रैकिंग होगा, अरे होगा। तो ये जो पहला जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो है वो आपका किसकी वजह से क्रैकिंग होगा, शियर। क्योंकि जब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और ये सेफ्टी दोनों बनाए थे तो आपको पता चला था कि ये सेफ्टी जो होता है वो मिडिल में आपका ज़्यादा होता है, मतलब कि मिडिल में कम होता है। और आपका अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए तो आपका इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए जहाँ पास आपका बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है वहाँ पर शियर क्या है, जीरो। तो यहाँ पर जो क्रैकिंग हो रहा है वो आपका ये जो मिडिल पोर्शन कहाँ गया, हाँ, ये जो क्रैकिंग हो रहा है वो आपका किसकी वजह से हो रहा होगा, शियर की वजह से हो रहा है, क्योंकि शियर तो जीरो है। फिर ई वाला पोर्शन में देखो, ई जो आपका सपोर्ट के पास में, तो सपोर्ट के पास आपका बेंडिंग क्या है, जीरो है। तो सपोर्ट के पास बेंडिंग जीरो है, तो यहाँ पर जो क्रैक देखने को मिल रहा है वो किसकी वजह से क्रैकिंग है, शियर की वजह से। यहाँ पर जो आता है तो आपका दोनों रहता है, तो यहाँ पर दोनों की वजह से क्रैकिंग होता है, तो ये हम बता दिए थे, ठीक है। फिर बाकी बात फिर जो वाला बात समझाने का रहेगा। चलिए देखिए, ई जब तुम देखोगे ना तो ये आपका 45 डिग्री के लगभग में रहेगा, ई आप देखिएगा तो 45 और 90 के बीच में रहेगा, और ई जो रहेगा वो बीचों बीच आपका 90 में रहेगा। ई आपका बेंडिंग की वजह से है तो फ्लेक्चरल क्रैक, ई आपका दोनों की वजह से है तो फ्लेक्चर शियर क्रैक बोलेंगे, और ए जो आपसे शियर की वजह से, इसीलिए इसको शियर या फिर वेब क्रैक बोलेंगे, ठीक है। इस चीज को अभी ध्यान से समझो। तो देखिए अब इसको एलिमेंट फर्स्ट देखिए, एलिमेंट फर्स्ट में आपका क्या है कि सिर्फ और सिर्फ शियर है। तो देखिए कम्प्लीमेंट्री शियर हम इस प्रकार से लगाते हैं, सॉन्ग में भी पढ़े होगे, ठीक है। तुम लोग क्या छोड़ो,
देखो अगर ये सरफेस है, ध्यान से सुनो, अगर ये सरफेस है तो हम आपको क्या बताए थे, देखिएगा तो थोड़ा सा, ये शियर है, क्या है ये, शियर है। तो शियर में हम फोर्स क्या लगाए थे कि जो इधर जो लगाए थे वो आपका क्या लगाए थे, इधर में आपका कंप्रेशन था और इधर में आपका क्या था, कंप्रेशन था, और ये दोनों के इफेक्ट की वजह से ये क्या हो जा रहा था, बाहर है। तो अगर हम इसको हटा करके, जब शियर ही तो लग रहा था ना, तो अब देखिए अब हम इस पे हम ऐसे शियर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जब ऐसे लगा रहे हैं तो ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, तो बताओ ये दब करके ऐसे ही होगा ना। तो आप चाहे ऐसे शियर ही लगा रहे, तो ऐसे शियर लगा रहे तब भी तो वही हो रहा है ना। यहाँ पर देखिए ई वाला कोना को ऐसे दाबोगे तो ये कोना बाहर निकलेगा, ये दोनों तो इसको हटा करके आप ऐसे लगा दो तब भी ठीक है, नहीं तो आप ऐसे देख सकते हो। तो ये आपका टेंशन है, ये आपका क्या हो गया, ये जो है वो टेंशन में है और ये आपका क्या कंप्रेशन में है। तो ये आपका एलिमेंट फर्स्ट है, मतलब ड्यू टू सिर्फ और सिर्फ क्या है इसमें लगा हुआ, शियर ही लगा हुआ ना, कि कुछ और लगा हुआ है, सिर्फ शियर ही है। टॉम और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वहीं पर होंगे ना, जो आपका सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट के पास ही तो मैक्सिमम होता है, तो वही मैक्सिमम स्ट्रेस लिखे। यहाँ पर देखिएगा ये सब जो है ना वो ज़्यादा यूज नहीं, बस सिर्फ खाली कंसेप्चुअल बातें को समझना रहता है, इसके हेल्प से आगे बनते हैं। देखो एलिमेंट 2 में देखो, उसमें आपका एक स्ट्रेस भी लग रहा होगा, अरे बेंडिंग वाला स्ट्रेस लग रहा होगा ना, ऐसे मतलब कि आपका देखो यहाँ पर देखो, अगर ये मान लेते हैं कि यहाँ पर मेंबर आपका बेंड मतलब कि आपका लग रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो एलिमेंट नंबर 2 है इसमें तो आपका फ्लेक्चर भी हो रहा होगा और क्या हो रहा होगा, शियर भी हो रहा है। तो फ्लेक्चर हो रहे हैं तो ये तो आपको इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ही, तभी तो आपका बेंड कर रहा होगा ना भाई। जब तुम्हारा ये बीम अगर ऐसे बेंड कर रहा है तो बीम बेंड कर रहा है, इसका मतलब एक इधर फोर्स लग रहा होगा, एक इधर ऐसे फोर्स लग रहा, तब तो टना करके ऐसे बेंड हो रहा है ना बेंडिंग में से। तो ये तो फोर्स आपको लग ही रहा होगा इस मेंबर पे, तो वही तो आपको ये लिखा गया है कि आपका ये लग रहा होगा। तो ये तो आपका बेंडिंग की वजह से था। अब शियर की वजह से क्या, क्योंकि आपका एलिमेंट नंबर 2 में था फ्लेक्चर शियर करेक्ट, तो फ्लेक्चर शियर में तो शियर भी आएगा। तो शियर को हम कैसे शो करेंगे भाई, इस सरफेस के टेंजेंशियल ही शो करेंगे ना। और फिर ये जो रहेगा वो आपका इधर आपका टेंसाइल रहेगा, तो टेंसाइल में हम ऐसे ही लगाएंगे ना, कि कोई और डायरेक्शन लगाएंगे, ऐसे ही लगाएंगे यहाँ पास, ते होता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैंने शियर भी लगाया है, डायग्रामेटिकली हम शो कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो शियर भी लगा हुआ है, आपका क्या लग रहा है, फ्लेक्चर भी है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्चर शियर क्रैक बोलेंगे। इसमें देखिए तो इसमें आपका जो है वो आपका देखो यहाँ पास क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा, देखो ना यहाँ पास आप क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पास जो आपका एलिमेंट नंबर जो 2 था यहाँ पास ई वाला, क्या यहाँ पर मैक्सिमम शियर आएगा, मैक्सिमम शियर आएगा यहाँ पास, नहीं, मैक्सिमम शियर तो एलिमेंट नंबर 1 में आएगा। इसमें ना मैक्सिमम शियर आएगा ना मैक्सिमम बेंडिंग होगा। मैक्सिमम बेंडिंग कहाँ पास होता है, अभी हम डायग्राम बनाए थे, तो मिडिल में होता है, तो मिडिल में तो सी मतलब कि आपका मैक्सिमम बेंडिंग होगा, शियर तो 0 होगा। तो यहाँ पास एलिमेंट 2 में आपका दोनों होगा, देखिए बेंडिंग वाला भी दिखाए हैं और आपका ये शियर वाला भी। क्या यहाँ पर टॉ मैक्सिमम हम लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं टॉ मैक्सिमम लिखे हैं, क्योंकि टॉ मैक्सिमम है ही नहीं ना, शियर थोड़ी होगा मैक्सिमम वहां पर, शियर मैक्सिमम तो एलिमेंट नंबर 1 में बताए थे। तो ये चीज अब देखो, उसके बाद फिर एलिमेंट नंबर 3 में शियर है ही नहीं, क्यों, क्योंकि हम आपको बताएं कि एलिमेंट नंबर 3 में आपका शियर होगा ही नहीं। तो जब शियर होगा ही नहीं तो फ्लेक्चर क्रैक आएंगे, और फिर सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग की वजह से तो सिग्मा आपका मैक्सिमम होगा, बेंडिंग स्ट्रेस। अरे यही ना होगा, बेंडिंग स्ट्रेस ही ना डेवलप्ड होगा यहाँ पास। तो ये चीज आपको बातें था जो कि आपको ये बताए थे। तो यहाँ पर आपका सिग्मा भी मैक्सिमम होगा, बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पर होंगे, तो बीचे में, और फिर आपका साइड में कम होंगे, और फिर मतलब कि शियर मैक्सिमम कहाँ होगा, तो सपोर्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं। डायगोनल टेंशन और कंप्रेशन का बातें हम भी बताए थे। तो देखिए इसको, इस कहानी को पढ़ने से अच्छा, देखो डायगोनल टेंशन की वजह से क्या होता है, हम आपको बताए थे बीम में कि डायगोनल टेंशन की वजह से, चलिए देखिए डायगोनल टेंशन की वजह से जब भी बीम में आपका डायगोनल टेंशन आता है तो वह स्प्लिट कर जाता है। जैसे हम अभी आपको हम बताए थे
कि अगर ये पोर्शन है, जैसे मान लेते हैं कि ये पार्ट है आपका, ठीक है, जब इस पे आपका ऐसे फोर्स लगता है, ऐसे टी फोर्स लगता है, तो ये बीच से आपका अलग हो जाता है, क्योंकि इधर भी टेंशन, इधर भी टेंशन, इधर टेंशन, इधर टेंशन, और ये टी और टी जैसे लगता है तो बीच में आपका कंक्रीट है, कंक्रीट तो टेंशन में क्या होता है, कमजोर होता है, तो ई पार्ट अलग और ई पार्ट अलग हो जाएगा, तो इसको हम जो फेल्यूर बोलते हैं वो डायगोनल टेंशन फेल्यूर बोलते हैं। वही लिखा हुआ आपका। क्यों? क्योंकि जो सीमेंट कंक्रीट होता है वो आपका वीक होता है टेंशन में। सीमेंट कंक्रीट किस में कमजोर होता है आपका? टेंशन में। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, डायगोनल फेल्यूर हो जाता है इसी को। तो इससे बचाने के लिए हम डायगोनल रेनफोर्समेंट, क्या लिखा हुआ, सीमेंट कंक्रीट वीक इन टेंशन हिंस इट इज रेनफोर्स्ड टू अवॉइड डायगोनल फेल्यूर। तो डायगोनल फेल्यूर को बचाने के लिए क्या देते हैं हम, रेनफोर्समेंट। और जो रेनफोर्समेंट आपका ऐसा करने के लिए यूज किया जाता है उसको हम कौन सा रेनफोर्समेंट बोलते हैं, शियर रेनफोर्समेंट बोलते हैं। देखिए ऐसा ही होता है ना कि इधर से जब फोर्स लगाएं तो पूरा में क्या होता है, टेंशन डेवलप, और जैसे टेंशन डेवलप तो ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, तो ये आपका डायगोनल टेंशन फेल्यूर होता है। डायगोनल कंप्रेशन कैसे फेल हो जाएगा, तो तुम हमको ये बताओ कि इधर से कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, अगर ये कंक्रीट तुम्हारा ग्रेड अगर कम रहेगा, ग्रेड जैसे जैसे बढ़ाते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ता है ना, तो अगर आप ग्रेड कम यूज करोगे तो यहाँ पास आपको चिकने चूर होने देखने को मिलेगा। क्योंकि कंप्रेसिव में फेल अगर कंक्रीट होता है तो मतलब कि एक पाउडर के रूप में क्रैकिंग आने लगेगा। तो डायगोनल कंप्रेशन में क्रैकिंग ऐसे ही आते हैं, दबाओगे किसी को भी तो ऐसे ही आएगा ना, तो ये आपका ये डायगोनल कंप्रेशन में क्रैक आने लगेगा। तो कहीं पर स्ट्रक्चर में अगर इस प्रकार से क्रैक आ रहा है तो उसका मतलब वो कंप्रेशन में है, और फिर कहीं पर अगर वो दो भाग में अलग हो गया है तो समझना कि वो टेंशन में है, क्योंकि टेंशन अलग करता है और कंप्रेशन चिकने चूर करता है। तो ये चीज तो था। तो आप डायगोनल कंप्रेशन के लिए क्या कर सकते हो भाई, डायगोनल कंप्रेशन के लिए हम थोड़ी ना रेनफोर्समेंट देंगे। डायगोनल कंप्रेशन को बचाने के लिए हम क्या दे सकते भाई, कंक्रीट खुद ब खुद कंप्रेशन में मजबूत है, तो डायगोनल कंप्रेशन बचाने के लिए हम शियर रेनफोर्समेंट नहीं देते। डायगोनल कंप्रेशन को बचाने के लिए हम ग्रेड को बढ़ाते हैं। समझ में आ रहा कुछ? तो इसके लिए हम ग्रेड बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि हम रेनफोर्समेंट दे देंगे यहाँ पर। तो यहां से क्वेश्चन में एक और आता है कि आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि अब डायगोनल कंप्रेशन में मजबूत है या नहीं है। जब वो मेंबर डायगोनल कंप्रेशन में ही मजबूत नहीं है तो टेंशन में डिजाइन करके क्या करोगे, फालतू में शियर एनफोर्समेंट दे दोगे। तो पहले आपको चेक करना पड़ता है कि डायगोनल कंप्रेशन में आपका मजबूत है या नहीं है। जब तक मजबूत नहीं रहेगा आप शियर को डिजाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको एक चेक करना पड़ जाता है। पहला चेक तो यही करना पड़ता है कि डायगोनल कंप्रेशन में मजबूत है या नहीं है। तो जितनी बातें बोल रहे हैं उसको हम ध्यान से गौर से सुनो। प्रैक्टिकली में क्या होता है कि हम दोनों साइड में रेनफोर्समेंट तो दे नहीं सकते हैं, और हमको पहले से भी पता है कि कंप्रेशन में तो मजबूत खुद कंक्रीट है, तो हम कंक्रीट का ग्रेड ही चेंज कर देंगे, काले हम रेनफोर्समेंट देंगे। तो डायगोनल टेंशन को बचाने के लिए हम शियर एनफोर्समेंट देते हैं, और डायगोनल कंप्रेशन को बचाने के लिए क्या देते हैं, हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट को चेंज करते हैं। और अंडरस्टूड? इस चीज को ध्यान रखो, और बाकी बात कुछ नहीं है बीच में। अब सिर्फ और सिर्फ खाली थियोरी है, मतलब कि वही न्यूमेरिकल है, बस जितना थियोरी था वो हो गया। समझे? तो देखो हम अब समझा रहे हैं। समझिए, तो आरसीसी में हम आपको क्या बताए हैं। सबसे पहले तो आपको फ्लेक्चर के लिए डिजाइन होता है। अरे बोले ना अभी, फ्लेक्चर का मतलब हम बेंडिंग के लिए डिजाइन करेंगे, ध्यान से समझना। दूसरा जो हम डिजाइन करते हैं वो शियर के लिए डिजाइन करते हैं। किसके लिए डिजाइन करते हैं? शियर के लिए। तो जो समझा रहे वो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चलिए सबसे पहले तो मान लेते हैं कि जो शियर स्ट्रेस आ रहा है, मतलब शियर स्ट्रेस अप्लाइड, तो एक आपको शियर स्ट्रेस आ रहा है अप्लाइड है, और एक शियर आपका रेजिस्टिंग है। अगर अप्लाइड और रेजिस्टेंस अगर दोनों बराबर हो जाए तभी तो हमारा स्ट्रक्चर सेफ होता है ना। ध्यान से सुनो इधर, अगर शियर स्ट्रेस जो अप्लाई हो रहा है और शियर स्ट्रेस जो आ रहा है और जो आपका मटेरियल में जो सहने की क्षमता है, दोनों अगर बराबर हो जाए तो मटेरियल सेफ हो जाता है कि नहीं हो जाता?
हो जाता। तो यही कंसेप्ट याद रखना और कुछ नहीं, जितना बोलते हैं ना बस सिर्फ खाली ध्यान रखो। अरे जितना भाई अप्लाई करोगे वो उतना आपके पास रजिस्टरिंग हो जाएगा, तो फेल करेगा नहीं करे। तो यही दोनों को खाली बराबर करना। देखो कैसे करते, तो समझो। अब तुम एक चीज बताओ कि जब हम फ्लेक्चर के लिए डिजाइन करते हैं, ध्यान से सुनो, फ्लेक्चर के लिए हम डिजाइन किए, तो अगर हम फ्लेक्चर के लिए डिजाइन करते हैं तो फ्लेक्चर के लिए हम डिजाइन करते क्या क्या है। तो देखिए फ्लेक्चर के अंदर में रेनफोर्समेंट रहता है, रेनफोर्समेंट रहता है कि नहीं रहता है, एकदम ध्यान से सुनना। दूसरा, ऊपर में आपका कंक्रीट रहता है कि नहीं रहता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करेगा, यानी कि पार्टिकल्स में इंटरलॉकिंग। अरे ग्रेड ऑफ पार्टिकल मतलब पार्टिकल्स में इंटरलॉकिंग। अब पार्टिकल्स में इंटरलॉकिंग होता है, कुछ जो होता है वो अनक्रैक्ड जोन भी होता है। जैसे मान लेते हैं कि कुछ आपका क्रैक हो गया, समझो कुछ जोन आपका क्रैक हो गया, तो क्या लगता है कि तुम मतलब कि मान लेते हैं कि हम एक मतलब कि लकड़ी को फाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लकड़ी को फाड़ रहे हैं, तो लकड़ी आधा फटा और आधा नहीं फटा, तो आधा तो आपका क्रैक जोन हो गया कि आधा फट गया तो क्रैक हो गया, अरे हुआ ना, और आधा नहीं फटा तो कौन सा जोन हो गया, अनक्रैक जोन हो गया। तो मान लेते हैं कि आप लकड़ी को फाड़े तो एक ही बार में एकदम दो भाग में थोड़ी हो जाएगा, जब तुम फाड़ोगे तो पता चलेगा कि यहां तक आ गया और आगे फट ही नहीं रहा, अरे ऐसा भी तो हो सकता। तो यहां तक जो हो गया वो आपका क्रैकिंग हो गया, लेकिन ए जो हो गया वो अनक्रैक हो गया, मतलब क्रैकिंग नहीं हुआ। तो तुम एक चीज बताओ कि इसको क्रैक करने के लिए तुमको फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, अरे लगाना पड़ेगा कि ना लगाना पड़ेगा, क्या ये आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो फोर्स लगाने का मतलब ये हो रहा होगा कि तुमको वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है तभी ना तुम फोर्स लगा रहे हो। अगर कोई मटेरियल तुमको रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करे तो तुम फोर्स लगाओगे। जैसे में कि हम तुमको मारे और तुम पता चल रहा है कि तुम जो है वो उतना काबिल नहीं हो, मतलब कि थोड़ा सा जो होता है वो आप वो उतना सक्षम नहीं कर सकते हो, रेजिस्ट नहीं कर पाओगे, तुम तो पहले ही खत्म, तुमको हमको और ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। लेकिन कोई अगर ज्यादा मजबूत है मटेरियल और थोड़ा सा पता चल रहा है कि हम जब लगाएंगे थोड़ा सा क्रैक आ गया और फिर और आगे हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है, मतलब इसके पास अंदर शक्ति है तभी तो हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है ना। अगर मटेरियल के तो ऐसा नहीं होता है कि जोन आपका जो क्रैक हो गया और फिर आप जब अनक्रैक में जाओगे तो ऑटोमेटिक आपका अनक्रैक हो जाएगा, नहीं, फोर्स लगाना पड़ता है, ये आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। दूसरी बात, अगर अभी मान लेते हम शियर एनफोर्समेंट नहीं दिए और इसको हम तोड़ने की कोशिश करें, कंक्रीट को समझना, कंक्रीट है ये, कंक्रीट को हम ये चाहते हैं कि इसको दो भाग में कर दे, शियर एनफोर्समेंट नहीं दिए हैं, सिर्फ अभी ये फ्लेक्चरल एनफोर्समेंट दिए हैं ऐसे 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 लगा करके, तो क्या ये दो भाग में टूट जाएगा आसानी से? टूटेगा दो भाग में आसानी से? नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि इसके पास कंक्रीट है, तो कंक्रीट भी कुछ ना कुछ तो मजबूती देगा। इसके पास ये देखो ना बीच में स्टील आ गया है, ये जो है वो बीच में आपका क्या है, ये स्टील है। तो अगर बीच में अगर आपका ये स्टील है तो क्या ये स्टील इसको नहीं रोकेगा अलग होने से? क्या ये अलग होने देगा? बताओ। यानी अभी शियर एनफोर्समेंट हम दिए नहीं है, फिर भी उसको रोकने के लिए बहुत कुछ है अभी भी मेरे पास। तो कंक्रीट भी रोक रहा है, ये जो फ्लेक्चर एनफोर्समेंट दिए ये भी रोक रहा है। कुछ मान लेते कि थोड़ा सा क्रैक हुआ और आगे वाला अनक्रैक हुआ तो वो भी रोक रहा है। मतलब जितना तुम शियर अगर मान लेते हैं कि मेरे पास जो शियर स्ट्रेस जो आ रहा है, मान लेते हैं कि 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, शियर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, ध्यान से समझो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शियर स्ट्रेस तो मेरे पास 60 किलो न्यूटन का अप्लाई हो रहा है। तो तुम एक चीज बताओ, अभी तो हम शियर एनफोर्समेंट दिए नहीं है, लेकिन सबसे पहले क्या हम डिजाइन करते हैं? बेंडिंग। जब हम बेंडिंग डिजाइन किए तो ये चीज तो प्रोवाइड कर दिए, तो तब भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रोक लेगा। मान लेते हैं कि 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रोक लिया,
अरे रोक सकता है कि नहीं रोक सकता? पूरा नहीं रोकेगा लेकिन रोकेगा तो कुछ ना कुछ, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि कैसे रोक रहा है। क्या एक मतलब कि दो भाग में अलग हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो ना, बीच में ही रोके मतलब कि रोकड़ा बना हुआ है कि नहीं है? ऐसा ऐसा दो तीन को हम बार दे देंगे तो क्या लगता है कि टूट करके अलग हो जाएगा? उसके लिए क्या टूटना पड़ जाएगा? बार को टूटना पड़ेगा, यानी कि बार मजबूती दे रहा है। कंक्रीट का मतलब कि कंक्रीट को फेल होना पड़ेगा, और कंक्रीट में थोड़ा नहीं फेल होना पड़ेगा, पूरा को फेल होना पड़ेगा, तब ये अलग होगा। यानी कि शियर एनफोर्समेंट देने से पहले भी हम कुछ दे दिए जो कि शियर में रेजिस्ट करने वाला है। तो 20 किलो न्यूटन के लिए है। तो अब आप बताइए कि जो आप शियर एनफोर्समेंट दोगे वो कितना के लिए दोगे? अरे शियर कितना के लिए दोगे? तो 60 टोटल था, 20 ये रेजिस्ट कर रहा है, तो शियर एनफोर्समेंट आपका 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए देंगे कि नहीं देंगे? तो ये चीजें थ्योरी है, बाकी बस सब खत्म हो गया अब। तो कंसेप्ट समझो, ठीक है? बाकी वह क्वेश्चन तो जैसा भी रहे वो तो बनवे करता है। तो यहां पर समझिए कि क्या चीज के लिए होता है। तो आपको यहां से एक टॉसी निकल के आता है, चलिए, तो ये जो होता है वो आपका टॉसी निकल के आएगा, टॉ भी अप्लाइड आता है जो कि आप वो देख रहे हैं। तो ये चीज तो आपको जो ये जो आया वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रेजिस्ट करेगा। तो अब हम इसको कैसे निकालते हैं? तो इसका कुछ कोडल प्रोविजन है, वो हम तुमको बताएंगे। तो ये चीज आपको जो है वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से हम निकाल लिए, तो ये पता चल गया, वो पता चल गया, फिर माइनस कर देते तो हमको जो है वो डिजाइन निकल जाता है, डिजाइन शियर एनफोर्समेंट स्ट्रेस कि डिजाइन कितना, तो 40 के लिए डिजाइन करेंगे शियर का, और कम पूरा के लिए थोड़ी करेंगे। अब कुछ केस में ऐसा भी हो जाता है कि आप अप्लाई किए, मान लेते हैं कि अप्लाइड ही आ रहा है 20, अप्लाइड ही कितना आ रहा है 20, और ये जो रेजिस्ट कर रहा है वो 22 कर ले रहा है, तो आप क्या करोगे? शियर एनफोर्समेंट ना दोगे? देंगे, मिनिमम वाला देंगे। ऐसा थोड़ी कि बिना शियर एनफोर्समेंट का हम डिजाइन कर देंगे, देंगे मिनिमम वाला देंगे, सबसे कम देंगे। ऐसा नहीं कि मतलब कि देवे नहीं करेंगे, तो मिनिमम देते हैं यहाँ पास। इस चीज से आपका स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आपका डिजाइन होते हैं। दूसरी बात, ये जो हम अब तक जो बात किए वो किस चीज का बात किए हैं? सिर्फ खाली शियर एनफोर्समेंट देने का। तो शियर एनफोर्समेंट किस में रोकता है? डायगोनल टेंशन में ना रोकता है। आपको एक और बताए हैं कि शियर की वजह से एक और फेल्यूर होता है, डायगोनल कंप्रेशन। तो उसको क्या कीजिएगा? तो उसका जो शियर होता है वो आपका, हम उसको ग्रेड चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे कि कंप्रेशन में फेल नहीं ना हो रहा है। कंप्रेशन में फेल हो जाएगा तो तुरंत ग्रेड चेंज करेंगे हम। फिर उसके बाद जब कंप्रेशन में, मतलब कि जब तक कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हम शियर का डिजाइन नहीं कर सकते हैं। जब कंप्रेशन में ही फेल हो गया तो आगे का क्या करेंगे? अरे भाई जब अभी फेल हो गया तो आगे भी फेल। तो जब कंप्रेशन में फेल तो तुम टेंशन में भी फेल। तो यहां पास हमें दोनों चीज, तो यहां पास बात अब तक में क्या बताएं वो ध्यान से समझो। शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस की वजह से फेल्यूर क्या क्या होते हैं। शियर स्ट्रेस में दो आपका फेल्यूर देखने को मिलता है, एक डायगोनल टेंशन और दूसरा आपका डायगोनल कंप्रेशन। डायगोनल टेंशन की वजह से दो मेंबर अलग हो जाते हैं, डायगोनल कंप्रेशन की वजह से कंप्रेस हो जाते हैं, वो आपका क्रैकिंग ज्यादा देखने को मिलता है। डायगोनल टेंशन की वजह से दो स्प्लिटिंग फेल्यूर देखने को मिलता है, स्प्लिटिंग मतलब दो भाग अलग होगा। और डायगोनल टेंशन के लिए, डायगोनल टेंशन को बचाने के लिए हम रेनफोर्समेंट देते हैं, उस रेनफोर्समेंट को बोलते हैं शियर रेनफोर्समेंट। आपका डायगोनल कंप्रेशन को बचाने के लिए हम ग्रेड चेंज करते हैं। ये चीजें स्ट्रक्चर पे डिजाइनिंग होता है, बाकी बात अब कुछ नहीं है इसमें। और फिर बाकी बात कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए यहां पास, तो देखिए आपको इसको बचाने के लिए ये जो टॉभी देख रहे हो वो टॉभी अप्लाइड है। क्या है ये? टॉभी अप्लाइड है। और ये जो टॉसी मैक्स है ना वो आपका ग्रेड का स्ट्रेस बता रहा है। टॉसी मैक्स किसका बता रहा है? कंक्रीट का स्ट्रेस बता रहा है कि कंक्रीट कितना रेजिस्ट कर सकता। तो अगर तुम इस केस में हमको ये बताओ, इस केस में अगर आपका टॉभी जो है वो अगर आपका ग्रेटर देन हो जाए टॉसी मैक्स का, तो आपका कैसा फेल्यूर देखने को मिल जाएगा?
अरे गधा कहीं के, वो पूछ नहीं रहे। टॉ भी अप्लाई जो हो गया वो टॉसी मैक्स, तो ये टॉसी मैक्स जो है ना वो ग्रेड बता रहा कंक्रीट का, और ये कंक्रीट के हेल्प से स्ट्रेस निकल रहा है, तो ये जो है वो तो कंप्रेशन में फेल हो जाएगा ना। यानी कि यहां पर फेल्यूर कौन सा हो जाएगा, डायगोनल कंप्रेशन फेल्यूर हो जाएगा। टेंशन की तो बातें अभी छोड़ दो, तो आपका डायगोनल कंप्रेशन, तो इसीलिए डायगोनल कंप्रेशन में नहीं फेल करे उस कंडीशन में आपको एक कंडीशन ये बनता है कि टॉ भी जो होना चाहिए वो टॉसी मैक्स से कम या फिर बराबर होना चाहिए। टॉसी मैक्स से क्या होना चाहिए, कम या फिर बराबर होना चाहिए। और टॉसी मैक्स का वैल्यू याद कर लेना 0.631 अंडर रूट एफ सी के। अब बताओ कि एफ सी के का मतलब ग्रेड चेंज करोगे तो टॉसी मैक्स चेंज करेगा कि नहीं करेगा, और फिर जब टॉसी मैक्स चेंज कर जाएगा तो बराबर हो जाएगा, फिर हम डिजाइन कर लेंगे। तो डायगोनल कंप्रेशन को डिजाइनिंग करने दिक्कत नहीं है, वो तो भाई हम ग्रेड चेंज कर देते हैं डायरेक्ट, तो वो हम चेंज करें। और टॉ भी क्या होता है, तो अप्लाइड शियर स्ट्रेस होता है कि आप कितना अप्लाई किए हो। तो यहां तक तो समझ में आ रहा होगा ना, अरे आ रहे हैं ना। तो आपको ये चीज होता है, और टॉसी आपका शियर स्ट्रेंथ होगा। टॉसी कहाँ गया, अच्छा वो टॉसी छोड़ो। टॉसी मैक्स होता है मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेंथ, और वो किसको बचाएगा, तो कंप्रेशन को। तो हम एक चीज बताए, अगर बीम और स्लैब में डिजाइन रहता है ना तो टॉसी में 0.631 लेते हैं। जब फुटिंग में करते हैं, वैसे फुटिंग का तो आप लोग का डिजाइनिंग हटा दिया, नहीं तो फुटिंग में जब शियर चेक करते हैं ना तो वहां पर हम टॉसी में 0.25 लेते हैं, कम लेते हैं, क्योंकि फुटिंग का जो फेल्यूर होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हम ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं। ठीक है, वो चीज़ है। अब समझिए यहां तक आपको क्लियर हुआ ना, टॉसी मैक्स हो गया ना। आगे देखते हैं, यहां तक बताइए क्लियर है सबका यहां तक, ठीक है। तो समझिए आपको हम बताएं कि शियर रेजिस्टेंस मतलब शियर किसकी वजह से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो हम आपको बताए हैं यहाँ पर, अभी हम पढ़ लेना तुम उसको, वही टर्म लिखा हुआ है कि द परमिसिबल रेजिस्टेंस ऑब्जर्व फ्रॉम फ्लेक्सर रेनफोर्समेंट ऑफ कंक्रीट एंड देयर रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय टॉसी। ठीक है, तो ये चीज जो बता ये रहे हैं कि जो आपका आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे तो प्राइमरी जो रेजिस्टेंस देगा, भाई अभी तो छोड़ दो उसकी बात, जो रेजिस्टेंस जो देता है प्राइमरी रेजिस्टेंस, वो तुमको बताए थे ना अभी कि फ्लेक्सर एनफोर्समेंट भी देगा, क्रैक जोन देगा, मतलब कि जो अनक्रैक जोन रहता है, पार्टिकल्स का इंटरलॉकिंग, तो वो भी तो कुछ ना कुछ शियर रेजिस्ट करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा। तो जो शियर रेजिस्टेंस देगा, जैसे हम अभी आपको हमें बताए थे कि ए जो है वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो ए रेजिस्टेंस है या नहीं है, अरे रेजिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इतना, तो ये जो रेजिस्ट कर रहा है उसको हम टॉसी बोलते हैं कि ए आपका रेजिस्ट कर रहा, और ये जो है वो आपका टॉ भी है जो अप्लाइड हो रहा है। तो डिजाइन कितना के लिए शियर एनफोर्समेंट करते हैं, तो वो आपका जो शियर लिखे हैं इसको हम टॉ डी एस आर, डिजाइन शियर एनफोर्समेंट, तो ये जो निकल के आएगा वो 60 माइनस में 20 निकल के आएगा। और फिर जब शियर स्ट्रेस पता है तो एरिया से आप गुना कर दीजिएगा तो शियर फोर्स निकल के आ जाएगा। तो सिर्फ कंसेप्ट ध्यान में रखना, बाकी वो न्यूमेरिकल तो ऐसे ही बनते हैं, और जाकर के पूरा लिख लेना, ऐसा नहीं कि बस समझ लिए हो गया, ये जरूरी नहीं है कि समझ लिए हो गया। तो हम आपको क्या क्या बताएं अभी कि आपका ये जो रेनफोर्समेंट देख रहे हो, ये जो आपका अनक्रैक जोन देख रहे हो, और ये मान ले मतलब क्रैक हो गया, इंटरलॉकिंग हो गया, तो एक तो फ्लेक्सर रेनफोर्समेंट की वजह से देगा आपको रेजिस्टेंस, आपका एग्रीगेट का इंटरलॉकिंग देगा, अनक्रैक जोन देगा। तो ये सारे को जो अप्लाइड होते हैं, ये सारे जो लिखे हैं कि आपका जो फ्लेक्सरल की वजह से जो रेनफोर्समेंट देगा तो टॉ भी अप्लाइड लिखे हैं, और जो फ्लेक्सरल की वजह से देगा, एग्रीगेट की वजह से रेजिस्टेंस देगा, और अनक्रैक जोन की वजह से रेजिस्टेंस देगा, सारे को हम टॉसी बोल रहे हैं। वही ना भी 20 किलो न्यूटन निकाले थे, तो ये हमारा टॉसी है। और प्लस में टॉ एस आर किसके लिए देंगे हम, डिजाइन शियर एनफोर्समेंट के लिए। तो ये दोनों मिल करके कितना रेजिस्ट करना चाहिए, यही ना अभी हम बताए थे कि यहां पर जो आपका होना चाहिए, मतलब ये दोनों मिल करके तो 40 और 20 60 जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, अप्लाइड के बराबर होना चाहिए। तो यही तो मैंने यहां पर बता रहा हूं कि जो यहां पर जो आप देख रहे होंगे, यहां पर जो आप देख रहे हैं कि टॉसी प्लस में टॉ एस आर, तो आपको पूरा नहीं याद करना, हम लास्ट में समरी देंगे, ठीक है।
परेशान नहीं होना कि सर इतना कैसे कैसे क्या करेंगे, नहीं, समरी लास्ट में रहता है मेरा, ठीक है। तो ये चीज है। फिर टॉ भी किसके बराबर, टॉ सी प्लस में टॉ एस आर, अरे यही ना होगा, इसको आप टॉ सी, तो ई दोनों मिल करके रेजिस्टेंस कर देगा, तो आप यहां से भी दिमाग लगा सकते हो। तो यहां पर सिर्फ खाली कंसेप्ट रखो ना, दन फॉर्मूला याद आते रहेंगे कि कैसे क्या करना है आगे। तो ध्यान तुम्हारा जो रहता है ना रे, जिस दिन हम बीम का डिजाइनिंग करवा रहे थे नीचे पैसा मांगते थे। तो देखो यहाँ पास, तो ई जो टॉ भी इज इक्वल टू होना चाहिए वो टॉ सी प्लस में टॉ एस आर आना चाहिए। अगर आपको डिजाइन शियर इन्फोर्समेंट निकालना है, डिजाइन शियर इन्फोर्समेंट निकालना है, तो टॉ सी को आप मतलब कि देखो टॉ सी निकालना है तो आप टॉ भी जो है से टॉ सी को इधर कीजिएगा तो टॉ एस आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे देखो ना यहाँ पर, तो जो डिजाइन शियर इन्फोर्समेंट जो स्ट्रेस देंगे वो क्या होगा, टॉ भी माइनस में टॉ सी। अगर आप इसको फोर्स से गुना करना चाहते हो, फोर्स निकालना चाहते हो, तो दोनों में एरिया से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे होगा ना, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए, बी इंटू में डी और बी इंटू में डी। ऑनलाइन में नहीं बोले, माइक को नीचे करके बोले थे रे गधा। तो देखो टॉ बी माइनस टॉ सी इंटू में बी डी, तो ई जो टॉ एस आर इंटू में बी डी है वो डिजाइन शियर फोर्स आएगा कि नहीं आएगा। अरे शियर स्ट्रेस डिजाइन है, तो डिजाइन इंटू में एरिया, तो डिजाइन शियर फोर्स, तो भी डी एस आर इज इक्वल टू होगा टॉ बी माइनस में टॉ सी इंटू में बी डी। अभी जो शियर फोर्स जो होता है वो फोर्स कौन रेजिस्ट करेगा, ये जो डिजाइन शियर फोर्स जो लिखा है वो कौन रेजिस्ट करेगा। अरे रेनफोर्समेंट ना, क्या जब लड़के हो, शियर एनफोर्समेंट जब हम डिजाइन कर रहे हैं तो शियर एनफोर्समेंट रेजिस्ट करेगा। तो शियर एनफोर्समेंट का फोर्स क्या होता है, 0.87 FY इंटू में एस टी। अरे वही निकालते थे ना पीछे, तो वहां पर टेंशन में था तो यहां पर शियर में है तो एस भी लिखेंगे, एरिया ऑफ स्टील इन शियर में। तो भी क्या होता है, शियर फोर्स को डिनोट तो करते हैं, तो एरिया ऑफ स्टील, तो ई जो होगा वो 0.87 FY इंटू में एस भी। एस भी क्या होता है, एरिया ऑफ शियर एनफोर्समेंट। तो ऐसे निकल करके, तो आपको पूरा नहीं याद करना, बस ये याद करना अब तक में, ठीक है। तो आपको फिर शियर एनफोर्समेंट कब आपको रिक्वायर्ड है, कब, जब आपको टॉ भी जो हो जाए वो टॉ सी से ज्यादा हो जाए। अरे टॉ सी क्या होता है, जो प्राइमरी रेजिस्टेंस दे रहा है, जो 20 किलो न्यूटन का एग्जांपल दिए थे अभी, जो टॉ सी है वो 20 किलो न्यूटन का है, तो जो एग्जांपल, और जो टॉ भी है वो आपका 60 वाला दिए थे। तो कब हमको शियर एनफोर्समेंट की जरूरत होता है, जब आपका टॉ भी जो है वो टॉ सी से ज्यादा हो जाए, और टॉ भी जो होना चाहिए वो टॉ सी मैक्स से बराबर या फिर कम होना चाहिए। नहीं तो बेचारा वो तो बाद में फेल करेगा, पहले यही फेल कर जाएगा। ये टॉ सी मैक्स क्या बता रहा है, कंप्रेशन, डायगोनल कंप्रेशन। तो पहला प्राइमरी ये जरूरत है ना कि डायगोनल कंप्रेशन को चेक करो, तो टॉ भी आपका लेस देन टॉ सी मैक्स होना चाहिए, तो ई होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ई होना चाहिए, तब आपको शियर एनफोर्समेंट की जरूरत पड़ता है। अगर आपका ई कम हो गया और ई अगर ज्यादा हो गया तो आपको मिनिमम शियर एनफोर्समेंट देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जरूरतें नहीं पड़ेगा। बता रहे याद आएगा तुमको एग्जाम्पल से ना। देखो ये जो था वो 60 दिए थे, ये जो दिए थे वो 20 दिए थे, ठीक है। तो अगर आपको 60 और 20, और ये जो होता है वो 60 होगा, और ये जो रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए भाई, ज्यादा ही होना चाहिए। 60 है तो ये कम से कम तो 60 होना चाहिए, नहीं तो फेल कर जाएगा ये। कंक्रीट मतलब डायगोनल कंप्रेशन, तो ये जो बचा रहा है वो किस में बचा रहा है, कंप्रेशन में बचा रहा है। कि आप कंप्रेशन में फेल नहीं करो, तो कंप्रेशन को चेक ना करोगे, चेक करेंगे। ये जो बता रहा है वो टेंशन वाला बचा रहा है। तो अब बताइए, इस 60 है और 20 है,
तो आपको जो शियर एनफोर्समेंट चाहिए वो तो 40 वाला चाहिए। अरे 40 का चाहिए कि नहीं चाहिए? 40 का चाहिए। लेकिन अगर ई मान लेते हैं 60 है और ई आ जाए 80, तब आप बोलोगे सर शियर एनफोर्समेंट की तो जरूरत है ही नहीं है। तो क्या करोगे तुम? छाड़ो मतलब कि वो रिंग नहीं दोगे? देंगे। कौन सा देंगे? दूर दूर दे देंगे रिंग, मिनिमम वाला दे देंगे हम। अरे मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील निकालते थे ना, तो मिनिमम इसमें भी हम निकालेंगे। तो इस केस में तो आपको शियर एनफोर्समेंट तो रिक्वायर्ड कब होता है? जब 60 आपका 20 से आपका ज्यादा है तब तो होबे करता है। लेकिन जब कम होता है तो मिनिमम वाला जरूरत पड़ता है, तब मिनिमम वाला। आर यू अंडरस्टूड? हाँ यार समझो। अच्छा अच्छा, ये तुमको समझ में आया? इधर वो तुम छोड़ो ना यार, तुम इधर देखो। ये टॉसी मैक्स आपको जो है वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट का टर्म में है कि आपको कंप्रेशन में नहीं। अरे फेल्यूर हमारा शियर दो वजह से होता है, एक डायगोनल कंप्रेशन और एक डायगोनल टेंशन। तो अगर आपको डायगोनल कंप्रेशन को भी बचाना है, डायगोनल टेंशन को भी बचाना है, तो डायगोनल कंप्रेशन बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रेड चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो डायगोनल कंप्रेशन, तो कंप्रेशन का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए ना अप्लाई से, या फिर बराबर हो जाए, तो ये ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ये 60 आ रहा है तो ये 80 होना चाहिए। अभी हम डायगोनल कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, तब तो ये मजबूत रहेगा ना, कंप्रेशन में फेल नहीं करेगा। तो जब कंप्रेशन में सेव कर लिए तो टेंशन में भी हम एक बार देख ले। तो टेंशन में ये जो टॉसी है ना वो आपका प्राइमरी रेजिस्टेंस वाला है, ये छोड़ दो, ये तो कंप्रेशन वाला, ये तो हम इधर चेक करिए लेते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट से। फिर उसके बाद टेंशन में हम ये बता रहे हैं कि ये जो होता है वो आपका क्या होता है? प्राइमरी जो रेजिस्टेंस देता है, जो शियर एनफोर्समेंट देता है, अनकरेक्ट जोन होता है, ये सब होता है। तो ये हम अभी बताएं कि 20 किलो न्यूटन के लिए, 60 के लिए। तो अगर आपको ग्रेटर हो जाएगा तो शियर एनफोर्समेंट मतलब डिजाइन शियर फोर्स निकलेगा, और जब मान लो 60 है या 80 है तो डिजाइन शियर फोर्स क्या निकलेगा भाई? टॉ भी माइनस में टॉसी करोगे और इंटू में VDSR, यही तो लिखे थे अभी, और इंटू में बी इंटू में सॉरी टॉ SR लिखे थे यहाँ पर। तो बताओ, तो टॉ भी माइनस टॉसी, तो टॉसी 80 हो गया और ये हो गया, तो नेगेटिव आने का मतलब आपको रिक्वायरमेंट है ये नहीं है, तो फिर हम कम वाला दे देंगे। ठीक है, वो चीज आता है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव आ रहा है तो कोड ने सेट कर दिया कि नेगेटिव आ रहा है, कम आ रहा है, तो आप एक कम कीजिए कि आप इसको जो है वो अथी कर दीजिए, कम वाला दे दीजिए। तो ये चीज आपका होता है। तो यहां से हम नॉमिनल देखो, ये जो टॉ भी होता है ना वो इसी को जो अप्लाइड लिखे हैं उसी को एक नया नाम से भी नॉमिनल शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं इसको। जो टॉ भी इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो भी मतलब कि हम शियर निकाले तो शियर फोर्स अपॉन में एरिया, और जब यूडीएल रहता है तो WLC/2। अरे WL/2 ही होता है ना शियर फोर्स। W कौन सा लेना? फैक्टर लो, और LC क्या लेना हमको? क्लियर स्पान लेना। फिर आता है कि परमिसिबल एलोएबल शियर स्ट्रेस क्या होता है, जो कि आपको हम रेजिस्टिंग शियर फोर्स, तो ये जो निकलता है वो परसेंटेज ऑफ स्टील से निकलता है कि आप फ्लेक्चरल में कितना दिए। क्योंकि फ्लेक्चरल में हम अभी बताए थे ना कि फ्लेक्चरल वाला भी कुछ ना कुछ शियर को रेजिस्ट करता है, अभी बताए थे ना ऊपर में। तो वहां पर देखना, तो ये आपका परसेंटेज ऑफ स्टील के हेल्प से निकलता है। फिर जो आपका ये हम बता देंगे ये निकालने के लिए। फिर आपका मैक्सिमम परमिसिबल वाला जो बताए अभी कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट वाला, तो ये चीज ये था जो कि आपका हम ग्रेड अभी कंक्रीट का बताए थे। इसको हम फिर से जब न्यूमेरिकल करवाएंगे तो फिर वहां पर समझाएंगे, बट यहाँ पर याद है। और फिर एक चीज और होता है कि स्पेसिंग हम चेक करते हैं कि शियर एनफोर्समेंट जो देते हैं तो ज़्यादा दूर दूर तो नहीं ना दे रहे हैं, या फिर ज़्यादा भीरू भी तो नहीं ना दे रहे हैं। तो ये जो स्पेसिंग होता है ऐसे ही दिलाता है ना, या फिर ऐसे ऐसे देखते होगे बीम में, तो ये स्पेसिंग जो होना चाहिए वो 0.75 और 300 mm से कम होना चाहिए। कहाँ देते हो भाई? शियर एनफोर्समेंट तुमको हम दिखाएंगे। चलिए, तो ये चीजें था यहाँ तक, और बाकी बात फिर इधर का जो बताए ना वही का हम प्रोसीजर लिखे हुए। इतना चीजें है आपका शियर में, बाकी बस शियर का खत्म, फिर नंबरी का है।